हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द ब्रेन बाइट। आज हम पढ़ेंगे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। काफ़ी इजी एक्ट है वैसे, ध्यान से सुनिएगा। चलो शुरुआत करते हैं। एप्लीकेबिलिटी अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया। जी हाँ, ये एक्ट जो है वो पूरे इंडिया में अप्लाई करता है। बर्थडे 1 सितंबर 1872, यानी ये एक्ट 1 सितंबर 1872 को इनैक्ट किया गया था। अच्छा, बाय द वे इस एक्ट में 2 चैप्टर है, चैप्टर 7 और चैप्टर 11। मतलब सिर्फ 2 चैप्टर नहीं है, पर ये दो जो चैप्टर तो काफ़ी है, पर ये दो जो चैप्टर है ना, इनको रिपील किया गया है। इसकी ये वजह है कि पहले जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इनैक्ट हुआ था, तब उसमें सेल्स ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप, ये दोनों के बारे में मेंशन किया गया था। पर अभी उन दोनों के अपने अपने सेपरेट एक्ट्स हैं, जिसको हम आज द इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन एग्जॉस्टिव। ये एक्ट नॉन एग्जॉस्टिव है, यानी कि ये एक्ट सारे कॉन्ट्रैक्ट के साथ डील नहीं करता। आइए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। अब आपके और मेरे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि मुझे आपका घर भाड़े पे लेना है और उसके बदले में मैं आपको रेंट देने वाली हूँ। तो मैं कौन हुई? आपकी टेनेंट। आप हुए मेरे लैंडलॉर्ड। अब आपके और मेरे बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो होगा गवर्नड कॉन्ट्रैक्ट गवर्नड बाय ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, यानी कि वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है, पर वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर नहीं, वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर गवर्नड है। इसका यही मतलब है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नॉन एग्जॉस्टिव है। वो एक कंप्लीट कोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को कवर नहीं करता। प्रपोजल सेक्शन 2A में दिया है, उसकी ये जो डेफिनेशन दी है ना लंबी, व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और ब्ला 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 ब्ला। बाउंसर डेफिनेशन है ना, मेरे तो सबसे पहले बाउंसर गई थी। चलो इसको आसान भाषा में समझ लेते हैं। प्रपोजल का मतलब है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ एक्ट करने या ना करने के लिए कहता है। ये दिमाग में रख के कि वो व्यक्ति जिसको एक एक्ट करने के लिए बोला गया है या ना बोला गया है, ना करने के लिए बोला गया है, वो एक्ट करेगा। वो जो पूछने वाला व्यक्ति होता है ना, वो प्रपोजर होता है। यानी मान लो मैंने किसी और को कुछ करने के लिए या ना करने के लिए बोला, तो मैं जो पूछती हूँ उस चीज़ को बोलेंगे प्रपोजल। प्रपोजल से रिलेटेड पहली केस लो है बैल्फर वर्सेस बैल्फर। अभी इस केस की साइटेशन तो आगे है ही, पर ब्रैकेट में नीचे एक पॉइंट दिया है ताकि आप याद रख सके कि इस केस में हुआ क्या था। इस केस में बैल्फर वर्सेस बैल्फर में एक कपल था, ए यानी कि बीवी और बी यानी कि उसका हस्बैंड। अब सीन ये हुआ कि जो हस्बैंड है उनको साइलेंट जाना था क्योंकि उनकी हो गई थी जॉब की ट्रांसफ़र। अभी ए जो है वो हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ट्रैवल नहीं कर पा रही थी एयरवेज। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करे? तो उसने अपने हस्बैंड से मांगा कि पति जी अब आप वहाँ पे जा रहे हैं तो मेरा क्या होगा? मुझे तो ऑलरेडी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, मेरा ध्यान कौन कैसे रखेगा? तो बी ने यानी पति ने अपनी पत्नी को जो ए है उसको प्रॉमिस किया कि हम वहाँ जाएंगे, यानी मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ से तुमको मेंटेनेंस दे दिया करूँगा। आई मीन मेंटेनेंस के तौर पर कुछ पैसे दिया करूँगा, उन पैसे से तुम अपना ख्याल रख सकती हो। अब बी यानी कि पतिदेव तो वहाँ गए, पर उन्होंने मेंटेनेंस तो दिया नहीं ए को। अब ए गई कोर्ट में और ए ने कहा कि मेरा पति तो वहाँ है, उसने तो मुझे बोला था मेंटेनेंस दूंगा, मेरी तो हालत ख़राब होती है, अब मेरा क्या? अब हमारे बीच के कॉन्ट्रैक्ट का क्या? उसको बोलो मुझे पैसे दे। कोर्ट ने बोला आप हस्बैंड वाइफ हो, आप एक दूसरे के साथ लीगल रिलेशनशिप शेयर नहीं करते, ये सिर्फ एक डोमेस्टिक अरेंजमेंट है। हस्बैंड वाइफ में जो भी अरेंजमेंट है डोमेस्टिक, वो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसीलिए हम ये एनफोर्स नहीं कर सकते आपके पति के अगेंस्ट। और मान लो ए
हार गई। अब और एक केस लॉ देखते जिसका नाम है वीक्स वर्सेस टाइबाल्ड। ऑफ कोर्स आगे केस का साइटेशन भी दिया है, ब्रैकेट में जो दिया है वो आपके लिए है ताकि आप भूल लेना कि केस में हुआ क्या था। जनरली बच्चे स्टोरी भूल जाते हैं। जनरल वर्ड स्पोकन टू एंटी सूटर्स। वीक वर्सेस टाइबाल्ड में अब हुआ ये था कि एक आदमी था जिसने ये कहा जनरली पब्लिक में जाके, जो मेरी बेटी से शादी करेगा उसको मैं 100 पाउंड दूंगा। अब जो उनका होने वाला जमाई है उसके मन में तो लड्डू फूट गए 100 पाउंड सुन के। वो बंदा आ गया, उसने वो जो पूछने वाले थे ना अंकल जी, उनके बेटी से कर ली शादी। अब ये जमाई राजा ने अंकल जी से पूछा कि अब तो आप मेरे डैडी जी बन गए, जैसा आपने प्रॉमिस किया था मुझे 100 पाउंड दे दो। अब ससुर जी ने तो मना कर दिया, मैं नहीं दे रहा 100 वो पाउंड। अब तो तू फंस गया। नहीं नहीं ऐसे ही बोल रही हूँ। पर ये केस में जो जमाई है वो कोर्ट में चला गया और उन्होंने बोला कि इन्होंने मुझे बोला था, यानी मेरे ससुर ने बोला था जो भी उनके बेटी से शादी करेगा मैं तो उसको 100 पाउंड दूंगा, मैंने शादी की, अब ये मुझे मना कर रहे हैं। तब कोर्ट ने ये कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, these are just general words spoken by him by your ससुर जी टू entice suitors। आपको अट्रैक्ट करने के लिए ये बोले गए हैं, इससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। तो ये था प्रपोजल, जो है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिससे कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत होती है। बाय द वे प्रपोजल में एक बात आपको बता दूं, ये इनविटेशन टू ऑफर क्यों लिखा है। अब ऑफर और प्रपोजल सिमिलर ही है, पर कई बार ऐसे भी स्टेटमेंट होते हैं जो हमको लगता है कि ये प्रपोजल है, पर ये प्रपोजल नहीं होते, ये सिर्फ इनविटेशन होते हैं, इनविटेशन टू ऑफर होते हैं। एक एग्जाम्पल से जान लीजिए, मेरी एक किताबों की दुकान है, उसके बाहर मैंने लिख दिया डिस्काउंट, आज कोई भी किताब लोगे तो 50 की एक मिलेगी। अब आप आए चलते चलते, आपने वो बोर्ड पढ़ लिया, आप आए मेरे दुकान में और आपने मुझे बोला कि मेरे को मैडम ये बुक चाहिए, 50 रुपये ले लीजिए। मैंने बोला जा, मुझको तुझको ये बुक नहीं भेजनी। तो क्या इस केस में आप मेरे अगेंस्ट मुझे सू कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक इनविटेशन टू ऑफर है। इट इज़ अपॉन यू वेदर टू एक्सेप्ट इट और टू रिजेक्ट इट। इनविटेशन टू ऑफर से रिलेटेड फटाफट एक केस लॉ कर लेंगे। इस केस का नाम है हार्वी वर्सेस फेसी। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि दो कंपनी होती है, एक कंपनी का नाम कंपनी ए है, दूसरी का नाम कंपनी बी है। अब ए नाम की जो कंपनी है वो टेलीग्राफ से बी नाम की जो कंपनी है उसको एक टेलीग्राफ बेसिकली भेजती है और बोलती है कि मुझको आपसे, आपकी कंपनी से बम्पर हॉल पेन खरीदने, तो मुझे बम्पर हॉल पेन की सबसे कम प्राइस बता दीजिएगा। अब बी कंपनी वापस ए कंपनी को रिवर्ट करते हुए ये कहती है कि हमारे यहाँ पे, हमारे कंपनी में बम्पर हॉल पेन की कम से कम प्राइस 900 पाउंड है। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ? इसका जवाब भी है नहीं, क्योंकि बी कंपनी ने कहीं पे भी ये नहीं दिखाया कि उनको बम्पर हॉल पेन बेचने हैं, विलिंगनेस टू सेल नहीं दिखाया। उन्होंने सिर्फ प्राइस की कोटेशन दी है, उन्होंने ऑफर तो नहीं दी है। इसके बाद हम आते हैं दूसरे फंडामेंटल के, कॉन्ट्रैक्ट के फंडामेंटल के, जो बेसिकली एक्सेप्टेंस है। सेक्शन 2B में इसकी डेफिनेशन लिखी है, थोड़ा सा इजी है पढ़ने में, पर समझने में उससे भी इजी है। तो आइए समझते एक्सेप्टेंस क्या होता है। प्रपोजल में तो हमने देखा जो व्यक्ति कोई भी एक्ट करता है, आई मीन जो व्यक्ति किसी और को कोई भी एक्ट करने या ना करने के बारे में वो कहता है, वो व्यक्ति उस व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को प्रपोज करता है। एक्सेप्टेंस मतलब वो वाला दूसरा व्यक्ति जिसको कुछ करने के लिए बोला है या करने के लिए मना कर दिया गया है, वो चीज़ करता है या वो चीज़ नहीं करता है, उस चीज़ को हम एक्सेप्टेंस बोलेंगे।
यानी आपने मुझे कुछ करने बोला या कुछ ना करने बोला और मैंने आपकी सुन ली और मैंने वो चीज़ की या तो नहीं की, तो मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। अब एक्सेप्टेंस की भी अपनी कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन, एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए सेम एग्जाम्पल, आप और मैं एक लीज अग्रीमेंट में आना चाहते हैं और मुझे आपका जो घर है वो भाड़े पे लेना है और आपने उस घर को भाड़े पे मुझे देना है। आपने बोला कि मैडम ये देखिए, मेरे घर का 1 महीने का किराया 50,000 रुपये होगा और मैंने आपको ये बोला मुझको चलेगा, ठीक है मैं एक्सेप्ट करती हूँ, पर किराया 50 के जगह 40,000 कर दो। क्या इसको वैलिड एक्सेप्टेंस कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर ऑफ़र जो की थी वो 50,000 की थी। भले मैंने हाँ बोला हो, पर उसके बाद मैंने 40,000 की ऑफ़र की। यानी आपने जो ओरिजिनली मुझे ऑफ़र की थी उसको नहीं, उसको तो मैंने हाँ बोला, पर उसके उस प्राइस में मैंने चेंज कर दी। तो ये जो एक्सेप्टेंस है वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, उल्टा मैंने काउंटर ऑफ़र कर दी। तो एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस तभी ही होगी, मानी जाएगी, जब जैसे की वैसी वो चीज़ मैं एक्सेप्ट करती हूँ। सेकंड पॉइंट है यूजुअल और रीज़नेबल मैनर। मतलब ये समझते हैं कि मान लो जैसे प्रपोजल और एक्सेप्टेंस एक दूसरे के सामने आईने जैसे रखे। रीज़नेबल मैनर और यूजुअल मैनर मतलब आपने मुझे जिस प्रकार एक्सेप्टेंस देने के लिए बोला है मुझे उसी प्रकार से एक्सेप्टेंस देनी है। जैसे कि आपने मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज किया, क्या आप ये कर लोगी? मुझे आपको हाँ बोलना है। अब मैंने किसी और के थ्रू या किसी कबूतर को बेच के आपको एक्सेप्टेंस दिया, तो क्या वो वैलिड एक्सेप्टेंस है? वो यूजुअल और रीज़नेबल मैनर नहीं है एक्सेप्टेंस देने का। या तो मान लीजिए आपने मुझे करने कुछ बोला, मैंने वो मैसेज पढ़ लिया और मैंने मेरे दिमाग में वो चीज़ मान ली, हाँ ये मुझे करना चाहिए, पर इसको हम मेंटल एक्सेप्टेंस बोलेंगे। मैंने कहीं पर रख के लिख के आपको वापस रिवर्ट नहीं किया, तो क्या ये मेंटल एक्सेप्टेंस मानी जाएगी? नहीं, क्योंकि ये रीज़नेबल मैनर में नहीं है। आइए इससे रिलेटेड एक केस लॉ पढ़ते हैं। इस केस लॉ का नाम है फेल्टहाउस वर्सेस बेंडली। केस की साइटेशन आगे दी है और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है। इस केस में क्या हुआ था, ए नामक एक अंकल थे, उन्होंने एक लेटर लिखा अपने नेफ्यू को जिसका नाम था बी, कि तुम मुझे तुम्हारा मतलब नेफ्यू का एक हॉर्स चाहिए और वो हॉर्स तुम मुझे 30 पाउंड्स में भेजोगे। अभी नेफ्यू के पास बहुत सारे घोड़े थे। अंकल ने जब नेफ्यू को लेटर लिखा कि मुझे इन सारे घोड़ों में से वो वाला घोड़ा चाहिए जिसका नाम सी है, तो उस घोड़े के बदले मैं तुमको 30 पाउंड दूंगा और अगर तुम्हारी हाँ है तो मुझे वापस रिवर्ट मत करना, कोई भी लेटर के ज़रिए कुछ बोलना मत, पर अगर तुम्हारी ना है तो ही मुझे लेटर भेजना। अभी ऑफ कोर्स भांजे नेफ्यूज़ अंकल को मना थोड़ी कर सकते। नेफ्यू ने कहा मन में ठीक है, पर नेफ्यू ने जैसे अंकल जी ने बोला था उनको वापस लेटर नहीं भेजा। अब होता ये है कि नेफ्यू ने अपने सारे घोड़े किसी ऑक्शनर के पास रखे थे। उस ऑक्शनर ने गलती से ये बोलने के बावजूद कि सी को बेचना मत, सी मेरे अंकल को देना है, उस सी को बेचारे को गलती से ऑक्शनर ने बेच दिया। अब अंकल भड़क गए। अंकल ने ऑक्शनर के अगेंस्ट कंप्लेंट की, केस की कि ये ऑक्शनर ने बेचा कैसे, ये तो मेरा था, ये तो मेरे पास आना चाहिए घोड़ा। तब कोर्ट ने ये बोला कि जो अंकल जी है ए, वो सक्सीड नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बी यानी नेफ्यू की साइलेंस थी, इसको हम एक्सेप्टेंस नहीं बोल सकते, वो अनकम्युनिकेटेड थी और वो मेंटल एक्सेप्टेंस थी। यानी कि
आप जो है वो ऑक्शनर के अगेंस्ट केस ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस ही वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं थी और कॉन्ट्रैक्ट कभी बना ही नहीं था। तो आई होप गाइस ये आपको वीडियो समझ में आ गया हो, इससे प्रपोजल क्या और एक्सेप्टेंस क्या है। बाय द वे, एंड करने से पहले मैं आप बात बता दूँ आपको, अगर मेरे जैसे यहाँ पे लोग हैं जो 2-4 या मैक्सिमम 1 हफ्ते पहले एग्ज़ाम के यहाँ पे स्टडी करने के लिए आए हुए हैं, या कोई भी हो, तो आपको हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। पेपर अच्छा जाएगा आपका, प्रोवाइडेड आप पढ़ रहे हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए नीचे, अगर आपको और भी कोई भी एक्ट में से कोई भी सेक्शन के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो। थैंक यू।